इस टॉपिक में से जो हमने पढ़ा तो थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड थिंग्स। अब स्क्रीन पे प्रश्न दिखेगा, आप उसका जवाब लिखेंगे एंड देन वी विल सी कि एक मॉडल आंसर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ब्लैंक पेपर ले लीजिए A4 साइज और वहाँ पर दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन बना दीजिए ताकि अंत में आप खुद से अपना इवेल्युएशन वहाँ पर लिख सको। यूपीएससी के अंदर भी आंसर शीट कुछ ऐसी होती है। मेंस एग्जाम में ऊपर क्वेश्चन टाइप किया जाता है और फिर बाकी तो कोरा पन्ना ही होता है जहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन हो। और ऐसा अगर आपके पास पेज है और मैं बोलूँ कि 200 वर्ड्स में आंसर राइट करो तो वहाँ पर आप समझिए कि एक पन्ने में कितना आएगा, करीब 100 से 120 शब्द आते हैं। मतलब 200 शब्दों में जो लिखना है तो 1 और 2 आगे पीछे करके ऐसा अपना काम होगा। और अगर आप बीच में कोई डायग्राम टेबल वगैरह डालेंगे तो 2.5 पन्ने जितना आपका कंटेंट बनता है। आंसर राइटिंग के थोड़े बेसिक बातें में भी आपको बता दूं, अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई 200 शब्दों में या पूरा 1500 शब्दों में निबंध लिखना है तो वहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ऐसा फ्रेमवर्क लेके चलना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन तो 3 तरह से हो सकता है, या तो आप टर्म को डिफाइन कर दो या उसका कोई ओरिजिन दे दो या फिर उसका कोई उस बाबत कोई डेटा आप लिख के दो। तो DOD इस प्रकार से चलना चाहिए और जहाँ तक संभव हो डेफिनेशन या ओरिजिन से काम चल जाए तो उत्तम, डेटा में ज़्यादा जाने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। देन बॉडी के अंदर आप जो भी लिखें तो वहाँ पर ये स्लैंग, मोबाइल टाइप की लैंग्वेज, एब्रीविएशन, जो लेटर से आपने लिखा कि भाई UPI तो पहली बार जब लिखो तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐसा फुल फॉर्म में लिखना है, फिर जितनी बार वाक्य में प्रयोग हो तो UPI चलेगा। मतलब एक बार तो एब्रीविएशन को फुल करके लिखना चाहिए और जिसका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन नहीं वो नहीं करना चाहिए। एट तो उसका एट सिंबल, राइट। उसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एक वचन तो उसके साथ इज आर क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना चाहिए। पान की दुकान टाइप के एक्सट्रीम एक्सप्रेशन भी यूज नहीं करने चाहिए कि इन इंडिया द दिस थिंग इज कम्प्लीटली रबिश, दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस, इस प्रकार के वाक्यों से बचना चाहिए। और अगर आपने ऐसा सोचा है कि भाई मैं हिंदी या गुजराती में लिखना चाहता हूँ तो फिर पूरा उस प्रकार से लिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इंडिया के अंदर कैश मैक्सिमम यूज हो रहा है, वो बात डिजायरेबल नहीं है। ये तो आप जो बोल रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं, नहीं हिंदी में जब लिखें तो फिर क्या लिखना पड़ेगा कि भारत के अंदर नकदी का ज़्यादा प्रयोग होता है, ये बात इच्छनीय नहीं है या फिर कि ये बात अच्छी नहीं है। तो जहाँ तक हो सके इस प्रकार के चेस्ट शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। एंड अंत में कंक्लूजन, तो कंक्लूजन अगर आपको ऐसा पूछा जाए एग्जामाइन, एक्सेस, एनालाइज ऐसा कोई चीज़ हो तो फाइंडिंग प्रकार का कंक्लूजन होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा बोला जाए कि डिस्कस, डिस्क्राइब, एलुसिड, नरेट तो समरी टाइप का होना चाहिए। इन दोनों में क्या अंतर है आज अब जब जवाब लिखेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और वहाँ पर डिफाइन, ओरिजिन, डेटा वगैरह ये सभी सिद्धांतों को लागू कब करना चाहिए, अगर 200 शब्दों में या 1500 शब्दों में आपने कोई जवाब लिखना है। फिर अगर 100 शब्दों में कुछ पूछा गया तो ऐसा सब सोच के लिखने बैठे तो वो अपना जवाब खत्म ही नहीं होगा या और बहुत देर लग जाएगी। तो मतलब 100 वर्ड्स में तो जो भी आए वो लिख के काम खत्म करो। इसके अलावा भी और भी सारे नियम, सिद्धांत हैं। तो मीन्स 2016 के लिए जो मैंने रिवीजन सीरीज चलाई थी, ज़्यादातर थियरी टाइप के ही टॉपिक थे और हर एक टॉपिक के साथ आंसर राइटिंग भी था, तो पूरी सीरीज आप एक बार देख लेना। एग्जामाइन द चैलेंजेस अगेंस्ट यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट रेमेडीज। भारत के अंदर डिजिटल भुगतान लागू करने में क्या समस्याएं हैं और उसके लिए क्या दवाइयाँ करनी चाहिए, ये पूरा परीक्षण आप करिए, लिखिए कुछ 200 शब्दों में। दूसरा प्रश्न, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मेकिंग इंडिया कैशलेस इकोनॉमी। इन दोनों का क्या महत्व है करो। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी के 100 शब्द और ब्लॉकचेन के 100, इस मिला के 200 वर्ड्स। अब क्योंकि यूपीएससी के अंदर 3 घंटे में जितने प्रश्न का जवाब लिखना होता है उस हिसाब से पर क्वेश्चन यू हैव अराउंड 8 मिनट्स। तो मतलब 15 से 16 मिनट के अंदर ये दोनों ही जवाब कंप्लीट हो जाएं कलेक्टिवली, ऐसा प्रयत्न करिए। और एक्सपेक्टेड कंटेंट क्योंकि 400 शब्द है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पन्ने आपके हो जाएं, ऐसा भी प्रयत्न करिए। सो पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड कम बैक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आपने जवाब लिखे होंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, चैलेंज एंड रेमेडी फॉर डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन। एज सच मैं जिन जिन संस्थाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी मैंने विद्यार्थियों को ये काम दिया था कि जवाब लिखिए। ओवरऑल हमें क्या गलतियाँ देखने को मिलती हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा वो प्रस्तावना करने में कि भाई भारत के अंदर ये डीमोनेटाइजेशन किया गया, उसके चलते फिर डिजिटल पेमेंट लागू करना है, तो डीमोनेटाइजेशन की लंबी चौड़ी प्रस्तावना करते हैं। या फिर कि
कैश पेमेंट करने से इकोनॉमी को क्या नुकसान होता है उसकी लंबी चौड़ी प्रस्तावना करके जस्टिफाई किया जाता है कि डिजिटल पेमेंट क्यों जरूरी है। देखिए अपना प्रश्न क्या है कि डिजिटल पेमेंट लागू कैसे करना है और उसमें क्या समस्या और समाधान। तो बैकएंड में ये एंटी कैश आर्ग्यूमेंट आप देने बैठे या डिमोनेटाइजेशन का लंबा कुछ कच्चा चिट्ठा दिया तो इंट्रोडक्शन आपका बड़ा हो जाएगा और फिर असल में जो जवाब लिखना था उसके लिए आपके पास स्पेस और टाइम कम बचेगा। क्योंकि मित्रों ये नई मेंस आंसर शीट ऐसी होती है कि वहां पर प्रश्न प्रिंट किया है, फिर आपके कुछ पन्ने में जवाब लिखना है, फिर नया प्रश्न होगा, तो ज्यादा बोल बच्चन आप करने गए तो टाइम भी बिगड़ेगा और स्पेस भी बचेगी नहीं, तो ध्यान रखना है। दूसरा, स्ट्रक्चर के अंदर फिर कुछ लोग करेंगे कि चैलेंज की बात करेंगे, बट चैलेंज के अंदर वो प्रॉपर सोच के सीक्वेंस में नहीं लिखते, जो मन में आ गया पहले लिख दिया कि भारत में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो लॉटरी करनी चाहिए, फिर उनको याद आएगा कि सरकार ने रोल मॉडल बनना चाहिए, फिर वापस कुछ याद आएगा कि अच्छा लॉटरी के अलावा टैक्स के अंदर भी ये प्रावधान होने चाहिए, ताकि सीक्वेंसिंग बराबर से नहीं, वो सोच के करना चाहिए कि पहले कोई जनरल बात हो, फिर टेक्निकल बात हो, फिर कोई स्पेसिफिक बात आए एंड सो ऑन। और फिर स्ट्रक्चर में कि सपोज आप ऐसा करोगे कि पहले पैराग्राफ के अंदर आप लिखोगे कि क्या समस्याएं हैं और फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे आपके रेमेडीज क्या हैं, तो क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। आप पहले पैराग्राफ में लेटर से आपने लिख दिया कि एटीएम कम है और फिर दूसरी बातें करी, फिर दूसरे पैराग्राफ में आए फिर आपने समाधान बताया कि क्योंकि भारत के अंदर एटीएम कम है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, लाइक दैट। तो ये क्या हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, जिसके चलते आप एक ही बात जो 200 शब्दों में खत्म करनी है उसके 300-400 शब्द आपके हो जाएंगे, समय बर्बाद होगा और फिर भी एग्जामिनर को तो ये लगेगा कि इसने बराबर जवाब लिखा नहीं है। आई ऑल्सो सॉ दैट सम पीपल वो द हिंदू कुछ ज्यादा ही चाव से पढ़ते हैं, तो वो रेमेडीज भी दिखाएंगे बट वो नेगेटिव टाइप का ही उनका आउटलुक होगा कि ये सब तो भारत में होने वाला है नहीं, और क्योंकि ये अलग देश के अंदर ऐसा दूसरे किसी देश में लागू किया गया और ये गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर हो सकता है। देखिए इतना लंबा चौड़ा पीएचडी थीसिस भी नहीं करना है, विद इन द फ्रेमवर्क हमने जवाब लिखना है तो जल्दी से आपने खत्म करना चाहिए। एंड लास्टली कंक्लूजन, तो मैंने ये भी पाया कि ज्यादातर विद्यार्थी विद इन द टाइम लिमिट दे वर अनेबल टू कंप्लीट द आंसर की कंक्लूजन तक आके कुछ लिख सके। अब आप समझिए मित्रों कि रादर देन गोइंग इनटू सिमिलर मिस्टेक्स हमने क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन बराबर कर दिया, 4 लाइनों में खत्म करो, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में मैं चैलेंज लिखूं और सेकंड पैराग्राफ में मैं रेमेडी लिखूं, ऐसा नहीं, पैराग्राफ की यहाँ पर कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप सीधा मतलब बुलेट पॉइंट इस प्रकार से चल सकते हो कि पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर कि ये क्या चैलेंज है, तो नंबर 1 की एटीएम एंड पीओएस इश्यूज अंडरलाइन करो, डबल कॉलन, और फिर जो समस्या है वो भी लिख दो और उसका समाधान भी उसके अंदर लिख दो। देन सेकंड जो भी प्रॉब्लम है उसका समस्या समाधान, नंबर 3 समस्या समाधान, लाइक दैट यू कैन गो। पैराग्राफिंग करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं, 2 पैराग्राफ में चैलेंज रेमेडी अलग अलग बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आई ऑल्सो फाउंड दैट जो लोग प्रयत्न करते हैं कि हम हिंदी या गुजराती या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में हमने आंसर लिखना है, बट दे यूज टू मैनी इंग्लिश वर्ड्स। मैंने जो बताया इंडिया के अंदर कैश बहुत यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है, वो डिजायरेबल बात नहीं है, ऐसा नहीं। भारत के अंदर नकदी का उपयोग अधिकतम हो रहा है जो इच्छनीय चीज नहीं है, ऐसा करके लिखना चाहिए। ऑफकोर्स एकदम कोई शुद्ध हिंदी भी नहीं हो सकता, बट जहां तक हो सके प्रयत्न करना चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हैं, योजना, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आप हिंदी में पढ़िए और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में आप टेक्स्ट बुक पढ़ो 11-12 की, तो अपने आप आपको शब्द मिल जाएंगे। उसी प्रकार गुजराती मराठी में भी स्टेट बोर्ड की आप किताबें देख सकते हो। खैर, तो हमारा प्रॉपर सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन में खत्म करो और फिर पैराग्राफ नहीं करना है, सीधा बुलेट पॉइंट में ये समस्या ये समाधान है, लास्टली वी विल कंक्लूड। अब शुरू करते हैं एक एक मुद्दा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करना है, 3 तरीके से हो सकता है, डिफाइन कर दो, ओरिजिन दे दो या डेटा दे दो। तो डिजिटल पेमेंट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो क्या, जो आप दिमाग में समझे वही डिफाइन आराम से आप कर सकते हो कि डिजिटल पेमेंट इट इज अ फाइनेंशियल एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक या प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अल्टीमेटली बैकएंड में कोई फिएट मनी होता है जो कि एक बैंक अकाउंट में होता है। इतना भी याद रहा तो ठीक, अदरवाइज की डिजिटल पेमेंट क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, या कोई और जो भी आपके दिमाग में समझ आए ऐसी डेफिनेशन आप बना सकते हो कि डिजिटल पेमेंट इट इज द यूज ऑफ ई बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट एंड कार्ड्स फॉर पेमेंट, परचेज एंड रेमिटेंसीज। पेमेंट जैसे कि आप अपनी सैलरी में किसी को दे रहे हो, परचेज जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज होता है, एंड रेमिटेंसीज मतलब एक व्यक्ति अपने गांव वालों को, घर वालों को भेज रहा है। इन सभी में आप अगर ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब का प्रयोग किया जाए देन इट इज कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। मैं ये भी बता दूं कि भाई डेफिनेशन तो उसका रट्टा मारने
बराबर है जीएसटी वगैरह में कर लिया, हर एक चीज का अगर आप डेफिनेशन का रट्टा मारने गए तो काम खत्म होगा ही नहीं। तो इसलिए आप टॉपिक को समझे और फिर एक्चुअल एग्जाम में जो याद आ जाए, जितना समझ में आ जाए, उसी को अपने शब्दों में एज मच एज पॉसिबल फॉर्मल एक्सप्रेशन को यूज करके आप बता दीजिए। अदरवाइज हर एक का परफेक्ट डेफिनेशन अगर वहां पर सोचने को बैठे तो समय बचेगा नहीं। आप समझिए, मीन्स के अंदर एकदम उत्तम जवाब लिखना ही नहीं है, दूसरे लोग घटिया जवाब लिखते हैं, आपने कम घटिया जवाब लिखना है, इतना ही अपना प्रयोग है ना। तो व्याख्या जितना समझ में आए अपने शब्दों में समझा दीजिए परीक्षक को। तो डिजिटल पेमेंट का इंट्रोडक्शन एक तो इस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है, डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरा ओरिजिन दे सकते हो। ओरिजिन मतलब डिजिटल पेमेंट का मुद्दा चर्चा में क्यों आया, एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट, उसमें समस्या है, समाधान करना है, ये पूरा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि सरकार ने नोटबंदी कर दी। अदरवाइज तो 2007 से कानून तो बना है, 2013 में आरबीआई ने सब बैंकों को बोला था कि चिप टाइप का आप ईएमवी टाइप का क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करे, तो तब तो कोई बोल नहीं रहा था, आज की तारीख में क्यों आए, है ना। सो व्हाट इज द ओरिजिन, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, विमुद्रीकरण इज द ओरिजिन। अब आप ये समझिए मित्रों, जब भी ओरिजिन की बात करें तो जो भी क्रिकेट पिच है उसके 10-15 फीट दूर से ही आपने दौड़ लगा के ओरिजिन बता देना है। स्टेडियम के बाहर से दौड़ के नहीं आना है कि भारत में डिमोनेटाइजेशन वाज डन फर्स्ट टाइम इन 1946, उसके बाद सेकंड और तीसरा, अब ये तीसरी बार हुआ है इस कारण से ये चर्चा में है। नो, ये स्टेडियम के बाहर से आप दौड़ लगा रहे हैं, एकदम करीब से दौड़ लगाओ। ओरिजिन ऐसे बताओ कि द रिसेंट डिमोनेटाइजेशन ड्राइव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज ब्रॉट द इशू ऑफ डिजिटल पेमेंट इन पब्लिक डिबेट। और फिर लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन करने में ये समस्या, ये समाधान है, उस प्रकार से फिर आप जवाब लिख सकते हो। विद इन स्टेडियम आप प्रयत्न करो। तीसरा तरीका, इंट्रोडक्शन हम कैसे बना सकते हैं, डिजिटल पेमेंट को डिफाइन करके बता दिया, या फिर कि इस प्रकार से आपने कोई ओरिजिन दे दिया, या फिर कि आपको ऐसी इच्छा कि मैं डेटा दे के शुरुआत करूं, तो वो भी कर सकते हैं। जब डेटा दे के शुरुआत करेंगे तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको डेटा ये देना पड़ेगा कि भारत कितना कैश डिपेंडेंट है, या फिर कि कितना डिजिटली लेस हमारे यहाँ काम हो रहा है, और क्योंकि कैश पेमेंट से क्या क्या नुकसान होते हैं, देयरफॉर डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन वहां पर ये चैलेंज और ये रेमेडी की आवश्यकता है। उस प्रकार से आप आगे बढ़ो। तो कुछ डेटा जोड़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, देखिए लिखने में ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि 2017 नहीं, वो क्या होता है 2016-17। सो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, इट नोटेड दैट इंडिया कैश टू जीडीपी रेशियो इज अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कितना है, 12%। उसी प्रकार भारत में करीब करीब 78% ऑफ द कंज्यूमर पेमेंट्स आर डन इन कैश पेमेंट, एंड डिमोनेटाइजेशन से पहले भारत के अंदर ये 500 और 1000 के नोट दे कंस्टिट्यूटेड 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन। यहाँ पर भी मित्रों ध्यान रखो, डिमोनेटाइजेशन तो जब हिंदी में लिखो तो नोटबंदी नहीं, विमुद्रीकरण ऐसा शुद्ध हिंदी में लिखना है। खैर इतना हम लोगों ने डेटा दे दिया। अब आप जस्टिफाई कर सकते हो कि डिजिटल क्यों करना है, बिकॉज सच हैवी रिलायंस ऑन करेंसी इट मेक्स अवर इकोनॉमी वल्नरेबल टू क्या क्या, करप्शन, टैक्स इवेजन, फेक करेंसी एंड अदर मेलेडीज। बस अदर मेलेडी पर्याप्त है, फिर यहाँ पूरा हर एक चीज का चौखट की आवश्यकता नहीं है कि करेंसी प्रिंट करने के लिए 27 बिलियन रुपीज लगते हैं, या फिर कि एटीएम तक पहुंचाए तो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा होता है वगैरह वगैरह, अदर मेलेडीज। क्योंकि ऐसा बोल बच्चन करने गए तो असल जवाब लिखने के लिए टाइम एंड स्पेस विल बी लेस। खैर यहाँ तक पहुंचे फिर आपको पता चलेगा कि अब ओके जस्टिफाई करो कि भाई देयरफॉर वी हैव टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, लेकिन वहां पर ये चैलेंज एंड रेमेडी है। अब इतना करने पर आपको पता चलेगा कि बेफिजूल एक तो इतना सारा नंबर्स मुझे याद रखना पड़ता है, और फिर भी अंत में तो अगेन आई हैव टू जस्टिफाई कि डिजिटल पेमेंट चाहिए तो उसका ओरिजिन या डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। सो बेटर कि ओरिजिन या डिफाइन ही देते तो 4 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन हो जाता और बॉडी से काम शुरू कर दे। देयरफॉर मैंने आपको बताया कि हमेशा प्रयत्न ये करना चाहिए कि जहां तक हो सके डेफिनेशन देके या ओरिजिन देके ही आप इंट्रोड्यूस कर दो, डेटा के चक्कर में ना पड़ो, वो याद रखना भी मुश्किल है, और डेटा दे भी दिया फिर भी अंत में डिफाइन या ओरिजिन के आगे पीछे कुछ तो लिखना ही पड़ता है। देन बॉडी, अब बॉडी में मैंने आपको बताया कि पैराग्राफिंग करना नहीं है, बुलेटिंग से ही काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। डिजिटल पेमेंट भारत को अडॉप्ट करना है तो बहुत समस्या है, लेकिन जब भी आप इनका वर्णन करें सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद ब्रॉड टॉपिक्स, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके टेक्निकल और स्पेसिफिक टॉपिक पे आओ, और फिर वापस आप ब्रॉड टॉपिक पे जाओ, और अंत में उसके साथ कंक्लूजन को जोड़ दो। तो मतलब ब्रॉड टॉपिक्स क्या है, डिजिटल पेमेंट भारत में नहीं, सबसे बड़ा ब्रॉड टॉपिक की डिजिटल डिवाइड की समस्या है, सरकार खुद रोल मॉडल नहीं है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के कुछ इशू है,
सो दीज आर ब्रॉड टॉपिक्स. देन यू कम टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक एटीएम मशीन के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, पीओएस के अंदर जो एमडीआर लगता है, केवाईसी की समस्या. दीज आर टेक्निकल स्पेसिफिक टॉपिक्स. एंड देन यू कम टूवर्ड अगेन जेनेरिक चीज पे जाए, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच, वहां पर क्या करना चाहिए. एंड देन यू कंक्लूड, है ना. तो इस प्रकार से बढ़ना चाहिए. और कंक्लूजन क्या, क्योंकि प्रश्न था एग्जामाइन, तो सपोज सरकार ने आपकी कमिटी बिठाई होती और आपको पूछा होता कि एग्जामाइन करो ये क्या करना है हमने, देन योर कंक्लूजन विल बी सम टाइप ऑफ फाइंडिंग. तो फाइंडिंग क्या होती, सर्वे वाली ही फाइंडिंग होती. जब आप एग्जामाइन करते कि भाई डिजिटल डिवाइड की समस्या है और वहां पर ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वगैरह किया, लेकिन फिर भी काम भी बढ़िया नहीं हो पाया, या फिर कि जनता के अंदर बिहेवियर कुछ 40-50 की उम्र के लोग, तो उनको वो बदलाव कर ही नहीं सकते अपने आप में कि स्मार्टफोन और बीम से मैं कुछ करूं. सो देयरफॉर आपका फिर फाइंडिंग क्या होता है, जो ऑरेंज देख के फाइंडिंग ये होता है कि देयरफॉर डिजिटल पेमेंट इटसेल्फ इज नॉट अ पैनेसिया, लेकिन उसको प्रमोट तो हमने करना है. अब उसमें हम कितना सक्सीड होंगे, इट डिपेंड्स कि हम ये ऊपर वाली जितनी समस्या है उसको कितना हल कर सकते हैं. सो दैट विल बी द फाइंडिंग. उसके विपरीत अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट या फिर डिस्कस उसके प्रॉब्लम वगैरह, तो समरी टाइप का जो ऊपर बोल बच्चन था वही वापस लिख देना था. थस डिजिटल पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, या ऐसा ऐसा करने के लिए, लेकिन उसमें ये समस्या और ये समाधान. ठीक है. इन रियल लाइफ एग्जामाइन में अलग जवाब में लिखो, डिस्कस में अलग जवाब लिखो, इतना समय और अपने पास मुद्दे होते ही नहीं, तो जितना हो सके उसी में आगे पीछे करके लिखना है. लेकिन जहां तक संभव हो, क्योंकि सर्वे में से हमको मिल गया था अच्छा वाला फाइंडिंग, तो हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, डिफाइन भी कर सकते थे, ओरिजिन भी दे सकते थे, डेटा भी दे दिया, तीनों प्रकार से सही है. अब उसके बाद आप एक आध लाइन में कुछ लिख दो कि भाई इन इंडिया द यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड इज फार लेस देन द इकोनॉमीज ऑफ सिमिलर साइज एंड प्रोफाइल. क्योंकि ऐसा करके, मतलब बुलेट में आप लिखोगे ये चैलेंज उसकी ये दवा ऐसा करके. या फिर आप एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते थे कि द रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट्स ऑफ चंद्रबाबू नायडू कमिटी एंड रतन वत्तल कमिटी दे ऑब्जर्व दैट, ऐसा करके बुलेट में 1 2 3 4 करके लिख दो, वो भी सही है. और फिर शुरू हो जाओ बुलेटिंग में. अब यहाँ पर भी आप ज्यादा मंथन करेंगे तो ऐसा 6 मुद्दे मैंने आपको पढ़ाए कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान. लेकिन ये 6 के ऊपर भी ओवरऑल देयर आर ओनली 3 इश्यूज. पहला इशू क्या है, इट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, कि भारत के अंदर डिजिटल डिवाइड है ना. तो वहां पर 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं कि एज सच इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइड फॉर दिस डिजिटल इंडिया मिशन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बट मोर नीड्स टू बी डन, अभी और काम करने की अपेक्षा है. सेकंड, सरकार खुद ही एक रोल मॉडल नहीं है. और फिर वहां पर आप बताइए कि रतन वत्तल कमिटी ऑब्जर्व दैट, ऐसा करके कि कैसे टैक्सेशन टेंडरिंग वगैरह के अंदर इशू है. एज सच मित्रों, जब सरकार को अगर क्रिटिसाइज करना पड़े तो जहां तक संभव हो किसी और के माथे पर डाल देना चाहिए कि ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं, ये तो रतन वत्तल कमेटी, और वहां पर भी अगर साल याद हो तो और उत्तम है, 2016 ऑब्जर्व दैट करके लिख दो. द हिंदू ने बोला ऐसा भी लिखना नहीं चाहिए, मतलब कोई कमेटी होना चाहिए, कोई रिपोर्ट होना चाहिए. एंड थर्ड, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, वहां पर जो इशू हमने देखे स्कैम वगैरह के अनुसंधान में. एक और बात मित्तू कि आप इतना लिख के आए तब तक अब आपको पता है कि भाई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए सरकार ने तो बजट में अनाउंस किया है कि नया एक पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड पीआरबी कुछ लेके आएंगे. तो ऐसा अगर कोई उपाय किया भी गया तो यू कैन मेंशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में कुछ खामियां हैं, बट द बजट 2017 वहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया रिगार्डिंग पीआरबी, इट इज अ डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन, एक सही कदम उठाया गया है. आप समझिए मित्रों, प्रश्न क्या है, एग्जामाइन. तो एग्जामाइन करोगे तो जो दवा की गई वो भी अगर नजर में आ गई तो लिखने में कोई गलती नहीं है. ऐसा नहीं कि बस द हिंदू के कॉलमनिस्ट बन के केवल क्रिटिसाइज ही करना है. खैर, तो बॉडी के अंदर एज सच हमारे पास 6 मुद्दे थे, जिसके अंदर मैंने बताया कि ओवरऑल देयर आर 3 थिंग्स. पहला तो हमने देख लिया गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके 3 मुद्दे देख लिए. दूसरा क्या है, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इशू, जहां पर कि ये एटीएम और पीओएस टर्मिनल का क्यों एमडीआर केवाईसी के चलते पेनिट्रेशन कम हो रहा है. देन इंटरऑपरेबिलिटी इशू, वो भी एक प्रकार से स्पेसिफिक टेक्निकल मुद्दा है कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकते. अब यहाँ पर भी इंटरऑपरेबिलिटी के 3 आयाम इतना लंबा चौड़ा याद भी रखने का नहीं है और वहां पर लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम कंस्ट्रेंट. बस इतना ही लिखना है कि भाई बिकॉज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज दिस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर दे ऑपरेट लाइक आइलैंड्स, और कस्टमर को अपने मनी की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती, देयरफॉर ही प्रीफर्स टू ऑपरेट इन कैश. लेकिन इनको एड्रेस करना के लिए ये करना चाहिए. तो अगेन आप देखिए कैसे स्पेसिफिक मुद्दे हम जा रहे हैं. पहले जनरल बात कर ली डिजिटल डिवाइड वगैरह, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्निकल एंड प्रोसीजरल थिंग्स.
और अंत में तीसरा बड़ा मुद्दा क्या है, बिहेवियरल इश्यूज। तो यहाँ पर अवेयरनेस, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, जो थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। सो लाइक दैट ओवरऑल देयर आर 6 चैलेंजेस, बट सुपरा लेवल पे हम देखें तो 3 मेजर इश्यूज, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल थिंग्स। तो थोड़ी थोड़ी बातें कर दी, उत्तम जवाब अपना हो गया। इंट्रोडक्शन कर दिया, बॉडी में भी लिख दिया। अब क्योंकि प्रश्न था एग्जामाइन प्रॉब्लम रेमेडीज, तो मतलब कंक्लूजन फाइंडिंग प्रकार का होना चाहिए। तो खुद से ही लिख सकते हो या ऐसा भी मेंशन कर सकते हो कि एज इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ऑब्जर्व्ड, कॉमा, कि डिजिटल पेमेंट इज नॉट अ पनेशिया नॉर कैश इज इविल बाय इटसेल्फ, राइट, बोथ आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज एंड डाइवर्सिटी। गरीब लोग भी हैं, डिजिटल डिवाइड भी है, तो कैश भी मांगता है, लेकिन जो ये कैश के ऊपर एक्सेसिव रिलायंस है उसको तो हमने काबू में करने की आवश्यकता है। सो इन दैट कंटेक्स्ट ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उसका लार्ज स्केल अडॉप्शन वो कितना हो पाएगा, इट डिपेंड्स कि हम लोग ये डिजिटल डिवाइड, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, हिडन चार्जेस वगैरह इश्यूज को कितना इफेक्टिवली एड्रेस कर पाते हैं। यहाँ पर भी मित्रों सारे कीवर्ड्स वापस लिखने की जरूरत नहीं है कि केवाईसी, कॉमा एमडीआर, कॉमा दिस दैट, 2-4 बड़े मुद्दे लिख दिए तो काम हो गया। तो इस प्रकार से कंक्लूजन। तो हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया, चैलेंज रेमेडी। अभी दूसरे प्रश्न पे आते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग इंडिया कैशलेस इकोनॉमी। इंटरऑपरेबिलिटी मैंने आज पढ़ा, ब्लॉकचेन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब क्योंकि 100 शब्दों में दोनों चीज लिख के कंबाइन 200 वर्ड्स करने हैं, तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और कंक्लूजन कोई तार्किक और सातत्यपूर्ण और गहन प्रकार का होना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स आर, वो सब करने का तो टाइम बचेगा ही नहीं, तो जो हाथ में आया वो लिख के आगे बढ़ना है। करते हैं। सबसे पहले मतलब 100 शब्दों में इंटरऑपरेबिलिटी लिख देना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसके कुछ व्याख्यायित करिए और वो कैसे मदद करता है, और वो अगर नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान होंगे, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग इंडिया कैशलेस इकोनॉमी, ऐसा कंक्लूजन बनाते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस वेरियस इंडिपेंडेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। फिर याद आए तो आप एक्सपांड कर सकते हो कि कमर्शियली या टेक्निकली। दूसरी बात, क्योंकि 100 शब्दों में लिखना है तो कंटेंट बनेगा नहीं, तो फिर आप ये कर सकते हो, इसी बात को वापस आप समझाओ कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स इट मीन्स करके बोल दो कि इट इज द एबिलिटी टू मूव मनी फ्रॉम वन डिजिटल वॉलेट टू अनदर, या फिर कि एक डिजिटल वॉलेट से किसी और कार्ड या लोन का सेटलमेंट करना हो वगैरह वगैरह। तो ये अपना इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ हो गया। देन आप बताओ कि इंटरऑपरेबिलिटी का फायदा क्या है। सच इंटरऑपरेबिलिटी इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, जिससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हिडन चार्जेस कम होते हैं, तो कस्टमर को भी सस्ते में लगता है, मर्चेंट के ऊपर एमडीआर कम लगे, ऐसी अपेक्षा रखें, एंड देन एवरीवन विल अडॉप्ट दिस थिंग, तो कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हाउ हार्मफुल। विदाउट इंटरऑपरेबिलिटी डिजिटल पेमेंट सिस्टम तो रहेगी, बट दे विल एक्ट लाइक सेपरेट आइलैंड्स, और कस्टमर को अपने पैसे की मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी मिलेगा नहीं, सो अल्टीमेटली ही विल कम बैक टू द कैश पेमेंट, तो वो अच्छा नहीं है। देयरफॉर इंटरऑपरेबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डिजिटल पेमेंट एंड कैशलेस इकोनॉमी। आप मित्रों यहाँ पर ये भी पाएंगे कि ऐसा ये 100 शब्द तो हो गए, बट बेसिकली मैंने एक ही बोल बच्चन वापस किया, क्या चीज है, उससे क्या फायदा, और फिर उसी का विपरीत कर दिया कि अगर नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैं ये, मेरे पास तो पूरा समय था, मैं तो आधा घंटा लिख के ये और रिफाइन करके आपको समझा सकता था, लेकिन रियल लाइफ परीक्षा में क्या होगा, 6 महीने बाद इतने मुद्दे होंगे भी नहीं, तो जो थोड़े मुद्दे हैं उसी को एक्सपांड करके कैसे पन्ना भरा जाए, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो वो कल्टिवेट करने के लिए आप ये एक मॉडल देखिए और इस हिसाब से प्रयत्न करते रहिए। उसी प्रकार अपना दूसरा प्रश्न, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर फ्रेमवर्क क्या करे, अभी तो बढ़िया बढ़िया याद होगा, अभी वीडियो देखा है, 6 महीने बाद कितना याद रहेगा, और केवल ये तो एक मुद्दा, ऐसे तो 500 और मुद्दे होंगे, और फिर पॉलिटी और कल्चर सब कुछ जोड़ो तो, राइट। तो खैर अब ब्लॉकचेन उस वक्त लिखना हो तो कैसे बनाएंगे, आप कुछ ऐसा याद रखेगा कि हाँ भाई ब्लॉकचेन मतलब वो बिटकॉइन के अंदर यूज करते थे, तो ओरिजिन ऐसा कुछ बना देते हैं कि ब्लॉकचेन इट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड पब्लिक लेजर्स ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, तो ये ओरिजिन हो गया। अब अगेन वही वाली टेक्निक कि भाई ये लाभ कैसे करता है, हाउ दिस इज यूजफुल, और अगर ये नहीं हो तो कैसे नुकसान होगा, या इन अदर वर्ड्स की अभी की सिस्टम वो नुकसान कारक कैसे है, एंड देयरफॉर दिस एक्स थिंग इज यूजफुल, ऐसा कंक्लूड कर दो आप। तो करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम हाउ इट इज यूजफुल, कि सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग एक डिजिटली डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कि एक डिजिटल नेटवर्क में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इतने सारे शब्द याद आए वो भी चैलेंज रहेगा। और उसके जरिए क्या होगा, हाल की सिस्टम में खराबी क्या है, द प्रेजेंट नेटवर्क, वहां पर अलग अलग ई पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि एनएफएस, दिस यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, तो उसके विपरीत अगर ऐसा कोई एक ही सिस्टम हो ब्लॉकचेन,
देन इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिक्योरिटी, और उल्टा वो ज़्यादा सिक्योर है वगैरह वगैरह। और अगर आपको याद आए तो आप ऐसा भी उदाहरण दे सकते हो कैसे आईसीआईसीआई वालों ने अमीरात बैंक के साथ मिलकर ये दुबई और मिडल ईस्ट में रेमिटेंस के लिए इसको कराया, कैसे यस बैंक वालों ने बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए B2B सॉल्यूशन बनाया। स्वाभाविक है इतने स्पेसिफिक उदाहरण भी उस वक्त याद नहीं आएंगे, सो जेनेरिक एग्जांपल यू कैन गिव कि भाई गिवन दिस बेनिफिट्स प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया दे हैव ग्रेजुअली अडॉप्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड अल्टीमेटली यू कंक्लूड कि भाई कैसे थस blockchain technology it can be used for monitoring and authenticated digital payments at a lower cost without compromising with security, and therefore they will reduce the cost of transaction। अगर अब भी जगह बचे तो आप समझा सकते हो कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगा तो कैसे कस्टमर और मर्चेंट कैश के बदले डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करेंगे, एंड थस इट विल हेल्प इन मूविंग टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी। ठीक है मित्रों, तो अपनी ये BS 171 मतलब बैंकिंग, मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वाली सीरीज वहाँ हमने अब तक एवोल्यूशन ऑफ मनी देख लिया, और ज़्यादा फोकस बैंक मनी पर इसलिए किया बिकॉज ऑफ दिस नोटबंदी एंड अदर इश्यूज। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया चेक ट्रंकेशन एंड दिस रुपे एंड भीम UPI एवरीथिंग, और इस वाले लेक्चर में हमने एनालिटिकल टाइप चीज़ें देखी फॉर मेंस एंड इंटरव्यू की कैसे रतन वत्तल, नायडू सर्वे वगैरह ने क्या क्या सुझाव दिए और कैसे लागू करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल एरिया ऑफ बैंकिंग, जैसे कि क्लासिफिकेशन, ये SBI वगैरह का अभी मर्जर करना है, पहले नेशनलाइजेशन हुआ था, NPA की समस्या क्यों है, उससे लड़ने के लिए सर्वे बोलता है एक पारा नाम की नई संस्था बनाओ, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी तो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे करिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी।